Hello everyone, welcome to DPSC DS Conversations with शाहिद एंड मूमिन। तो आज हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम तोफैल अहमद कसाना है, जिनसे आज हम बात करेंगे कंप्यूटर्स के बारे में और एआई के बारे में कि कंप्यूटर्स क्यों ज़रूरी है आजकल मॉडर्न वर्ल्ड के लिए और एआई से कैसे इम्पैक्ट पड़ेंगे और कैसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कब स्टार्ट किया और कैसे इंटरेस्ट आया कंप्यूटर्स में और कहाँ से आपने फिर अपनी जो ये जर्नी कंप्यूटर्स की जर्नी है ये स्टार्ट की। देखो एक्चुअली मैं सबसे पहले बात करूँ खुद की तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन मैं मास्टर्स कर रहा था और जब मैंने मास्टर्स किया उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल्स में जॉब कर रहा था एज ए टीचर। तो लेकिन जब मैंने ये चीज़ें नोट्स की कि बीइंग ए टीचर इतना इनकम नहीं होता है यस सर। जिससे हम अपने घर को चला सकते हैं। तो मैं ये सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम करूं, इस फील्ड में आ जाऊं, आईटी की फील्ड में। जब मैं खुद इस लेवल पे था एट द एज ऑफ 11th एंड 12th, जब मैं स्टैंडर्ड में था, तब मुझे ये चीज़ें अवेयर नहीं था मैं कि मुझे फ्यूचर में कहाँ जाना है, क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सर तो आज तो बच्चा बच्चा अवेयर होता है कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है। एक्चुअली हमें उस वक्त में कैरियर काउंसलिंग बहुत कम थी। तो मैं फिर आईटी की तरफ आने की कोशिश की। मैं सोचा कि देखता हूँ आईटी में अगर है स्कोप। तो वैसे जब मैं आईटी की तरफ आया तो मैंने लोकल बहुत सारे इदारों पे एडमिशन की और मैं सोचा मैं कुछ सीखूं। बट बहुत अच्छे थे इदारे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक था। लेकिन मैंने एक एग्ज़ाम दिया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, जो बच्चों को फ्री में बेंगलोर में आईटी करवाती थी। और उसके बाद मैं बैंगलोर चला गया आईटी करने के लिए। तो जहाँ पे मैं एग्ज़ाम जिस जगह पे मैंने दिया था और जिसके थ्रू मैं क्वालिफाई होके गया था, उनका मुझे कुछ स्ट्रक्चर वहाँ पे ठीक नहीं लगा और मैंने फिर आईटी बैंगलोर में सीधी एडमिशन की अपनी पैसों पे। एंड आफ्टर दैट मैंने आईटी वहाँ से किया बैंगलोर से। और उसके बाद मैं बायजूस में जॉब कर रहा था। तो बायजूस में भी मैंने जॉब किया। फिर बायजूस में जॉब करने के बाद मुझे डिफरेंट जगह पे प्लेसमेंट हुई, शिफ्ट हुआ मैं दिल्ली नोएडा में भी। फिर आफ्टर दैट मुझे घर के कुछ इश्यूज़ थे तो मैं वापस आ गया अपने घर में और फिर मैंने नाइलेट को ज्वाइन किया। ठीक है, आज मैं एक नाइलेट कंप्यूटर सेंटर है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, और उसमें बीइंग ए ट्रेनर का काम करता हूँ। तो आपकी जर्नी जो है पहले से हाँ, दूसरे बैकग्राउंड से आपसे मैं दूसरे बैकग्राउंड से हूँ। मतलब फिर आपने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और आपका मतलब बचपन से ये शौक नहीं था कि कंप्यूटर। नहीं, बचपन में अगर मुझे ये पता होता, मुझे प्रॉपर गाइडेंस होती कि कंप्यूटर की फील्ड इतनी वास्ट है, एटलीस्ट मैं बीसीए करता। आपको तो पता ही है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो लेकिन फ्यूचर कहाँ पे जा रहा था, क्या हो रहा था, मुझे बचपन से कुछ प्रॉपर गाइडेंस यस नहीं। जब मुझे पता चला कि कंप्यूटर इतना वास्ट है, फिर मैं आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स में इसमें आया। सर। एमए पॉलिटिकल साइंस किया, फिर मैं इसकी तरफ तवज्जो दिया और मैंने मतलब प्रोग्रामिंग भी थोड़ी बहुत सीखी और जितने सॉफ्टवेयर्स थे आईटी में वो मैंने सारे सीखे एटलीस्ट। एज यू नो सर कंप्यूटर्स आजकल जो है हमारा एक ज़रूरियाती एक नीड बन गई है हमारी कंप्यूटर्स। तो कितनी इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर्स की आजकल के वर्ल्ड में जो मॉडर्न वर्ल्ड है कितनी इम्पोर्टेंस है। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। अगर इस बात को मैं आपको इलाबरेट करने की कोशिश करूं कि कितनी इम्पोर्टेंस है, तो आप ऐसे समझो कि जैसे इंसान की ज़िंदगी में हवा का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एयर, ऑक्सीजन हम रह नहीं सकते हैं। सेम टू सेम, विदाउट आईटी, विदाउट कंप्यूटर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आज विद द चेंजिंग सोसाइटी हर एक चीज़ आईटी की तरफ आ रही है। और आज के दौर में जो बंदा आईटी से, कंप्यूटर से अनअवेयर है, मुझे नहीं लगता कि वो चेंजिंग सोसाइटी में खुद को एडजस्ट कर पाएगा। तो मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट जो है हमारी आज की चेंजिंग सोसाइटी का, वो कंप्यूटर है। तो क्या लगता है कैसे यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है कंप्यूटर के बारे में। बहुत सारे कॉमन मिसकंसेप्शंस क्या है ऐसे जो आपको लगते हैं। तो मैं जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है इस चीज़ की, कि जो लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं रिगार्डिंग कंप्यूटर। तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, सबसे पहले तो वो आधार अपने शेयर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा है कि कंप्यूटर से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। ये भी एक गलत फहमी है। अब जो हमारा यूपीआई है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बहुत सारी प्रोटेक्शंस रखी हैं, इसके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि आप किसी से आधार शेयर भी कर सकते हो, बट उस आदमी से शेयर करो जिसको आप ज़ाती तौर पे जानते हो।
ठीक है। तो बहुत सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट शेयर करने से भी डरते हैं, लेकिन ये तो एक एंगल से ठीक भी बात है कि डॉक्यूमेंट कभी किसी अनजान से शेयर मत करो, लेकिन जानने वाले लोगों से भी शेयर नहीं करते हैं। तो ये भी एक गलत फहमी है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से खौफ में आते हैं कि यार कंप्यूटर जो भी जानता है उसके साथ हम कोई डेटा शेयर नहीं करेंगे, बिकॉज वो हैकर भी हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। ये मिथिस है, कोई किसी का डेटा चुरा नहीं सकता है विदाउट परमिशन। तो लेकिन अगर देखें 50% आप ऐसा समझ लो कि हम डेटा किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मगर वो भी उन लोगों के साथ जिनको आप जानते हो, जिनको आप ज़ाती तौर पे समझ सकते हो, कोई ऑफिशियल है जो आपका डेटा यूज़ कर रहा है तुम्हारी फलाह व बहबूदी के लिए। तो लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अनजाने में भी आपसे मांगते हैं, तो उस वक़्त स्कैमर्स जो हैं उनके साथ पहले तो ये करना चाहिए, उनकी पूरी वेरिफ़िकेशन होनी चाहिए, और फिर आप अपने गाँव में या किसी भी ऐसे बंदे को अपने इस मसले में ले आओ जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, आप उससे सलाह लेकर आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो। और स्कैमर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स भी हो जाते हैं। उनसे हम कैसे बच सकते हैं? मतलब हम हमें कोई एक लॉटरी जैसी देता है, बोलता है आपके अकाउंट में ऐसा ऐसा हो गया है, तो वो ओटीपी आ जाती है हमारे अकाउंट से, तो वो बोलता है वो शेयर कर दो, और स्कैम हो जाता है हमारे साथ। तो उससे भी हम कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आपको मैं कुछ चीज़ें ऐसी बता दूँ कि आईटी की वर्ल्ड में अगर कोई बंदा है, तो वो अपना जो पासवर्ड है सबसे पहले कोई भी अकाउंट हो, पासवर्ड 90 डेज़ 90 दिनों में वो मिनिमम छोड़ो मैक्सिमम टाइम्स वो हफ्ते में 2-2 बार पासवर्ड चेंज करना चाहिए उससे, सबसे पहले तो ये बात है। दूसरी, जो अनवांटेड कॉल्स हैं उन्हें इग्नोर कीजिए। ठीक है, हाँ, एक बार कॉल उठाइए, अगर कोई पर्पज़ की बात है तो कीजिए, वरना अनवांटेड कॉल्स को इग्नोर कीजिए। अब तो आईटी इस लेवल तक पहुँच चुकी है कि हम कॉल्स तक नहीं उठा सकते हैं। तो आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपको एक लास्ट पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इसराइल मुल्क जानते हो ना, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था पेगासस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस सॉफ्टवेयर। एक ऐसा वायरस था, एक तरह का वायरस था वो पेगासस वायरस। पेगासस का मतलब होता है हवा में उड़ने वाला घोड़ा, और वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर था कि अगर वो किसी के, मुझे सपोज करो मुझे आपके फ़ोन को हैक करना है, बस आपके फ़ोन पे एक जंप कॉल होगी, एंड आफ्टर दैट सारे का सारा डेटा मुझे चला जाएगा। अच्छा, बहुत बड़े-बड़े, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके इस सेशन में, बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग सुनने में आया था कि वो लोग इसमें मुलव्वस थे, क्योंकि उनका भी स्पाई किया हुआ था इसराइल ने, एंड आफ्टर दैट इंटरनेशनल लेवल पे इसराइल ने ये दिखाया कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। बट मेरा तो अब आपको सिर्फ एक ही ये एडवाइस है लास्ट में, एक तो आप अनजान आदमी से कोई भी ओटीपी मांगे आप उसे ओटीपी मत दो, विदाउट वेरिफिकेशन आप ओटीपी दो। हर 30 दिन में, हर हफ्ते में अपना पासवर्ड चेंज करते रहें, और सोशल मीडिया पे हम किसी भी अनजान बंदे को अपनी पिक शेयर कर देते हैं, किसी भी अनजान बंदे से अपनी फ़ोटोज़, कोई भी ऐसी चीज़ें जो शेयर मत करें, क्योंकि आजकल तो स्कैमर्स ऐसे आते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूथ पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो ऐसी कॉल उठा लेते हैं, वीडियो कॉल, कि कोई अनजान आपको वीडियो कॉल कर रहा है, एंड आफ्टर दैट आपको पता है विद नेचर है कि अट्रैक्शन होती है लड़के और लड़की के बीच में। तो ऐसे कोई स्कैमर्स भी होते हैं कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग की उसको सेव करके फिर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रहें। सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ मत शेयर करो। सोशल मीडिया का जो अकाउंट है उसको बार-बार पासवर्ड चेंज करते रहो। विदाउट जानने के किसी को कभी ओटीपी मत दो। अपना डेटा उसी से शेयर करो जिसको आप ज़ाती तौर पे जानते हो। या सर थ्रू फोटोज भी स्कैम हो सकता है कभी? मतलब हमारी डिटेल्स निकल निकल सकती हैं कि अगर हम हमारा फोटो है किसी के पास, वो निकाल सकता है हमारी डिटेल? शायद साहब आपको ये बात बताऊँ, आज हम डीप लर्निंग स्टेज में चल रहे हैं। एआई की एक ऐसी स्टेज है डीप लर्निंग, जहाँ पे माइंड को रेडी कर रहे हैं, माइंड को स्टडी कर रहे हैं, न्यूरॉन्स को स्टडी कर रहे हैं कि इंसान किस तरह से रिएक्ट करता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में। तो बहुत सारी चीज़ें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। फ़ोटो से तो ईज़िली हर एक चीज़ भी निकल सकती है। लेकिन इसीलिए बोला जाता है कि आप फ़ोटो किसी को शेयर करने से पहले अगले बंदे का पूरा बायोडाटा निकालो। हैकर्स कौन होते हैं? हम में से एक होते हैं, हमारे साथ बैठे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फ़ोटोज़ से इतना भी डेटा निकलता नहीं है कि आप लोग कहोगे कि मेरा पूरा जन्म कुंडली निकाल देगा, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट निकलता है। अब एआई को ऐसा यूज़ किया हुआ है कि बैक एंड पे वो काम कर रहा होता है। आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि आप एक दिन फ़ेसबुक पे कुछ सर्च कर रहे हो और वही चीज़ दूसरे दिन पहले आ जाती है?
पता है क्यों होता है? बैक एंड पे एआई को ये सिखाया जाता है कि ह्यूमन क्या क्या चाहता है, ह्यूमन की क्या चाहते हैं, बैक एंड पे वो ये चीज़ें सीख रहा है। तो बहुत कुछ ऐसा है। लास्ट टाइम एक स्टोरी देख रहा था कि एक चैट जीपीटी का जो चैट बोट होता है, जिसको माई एआई बोलते हैं, अगर आप स्नैपचैट पे देखो, तो वहाँ पे उसको किसी ने एक फ़ोटो भेजा और ये कहा, आपके फ़ोटो से ये बात याद आई, उसको किसी ने फ़ोटो भेजा और ये कहा कि इस फ़ोटो में आपको क्या दिखता है? और उसने ये कहा कि उस फ़ोटो में तो सिर्फ़ दीवार एक थी, तो दीवार में कोई होल भी नहीं था। उसने ये कहा, इस वॉल के पीछे कोई आपको देख रहा है। अब आप खुद ही बताओ, एक चैट बोट फ़ोटो के वॉल के पीछे वाले बंदे को भी देख सकता है। आज एआई इतना एडवांस हो चुका है, तो फ़ोटो शेयर करने से पहले 10 बार सोच लें कि सामने वाला बंदा कौन है। हम में से भी कोई एक ऐसा हो सकता है बंदा जो आपके डेटा को स्टील कर सकता है। इन टुडेज वर्ल्ड प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एस्पिरेंट है, प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, तो उसे कौन सी लैंग्वेज सबसे इजी रहेगी सीखने के लिए और सबसे ज़रूरी? प्रोग्रामिंग अगर बात करें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले तो मतलब ही ये हुआ कि जैसे नेचुरल इंटेलिजेंस हम लोगों में है, ह्यूमन बींग्स में है, हम लोग रिएक्ट करते हैं, बात करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, सोचते हैं, ये चीज़ें सलाहियतें हम में हैं। लेकिन अगर बात करें एआई की, एआई का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंसान की इंटेलिजेंस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देना, और रोबोट में या कोई भी जो इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं ऐसे, उसमें ट्रांसफ़र देना, और वो इस तरह से रिएक्ट करे जस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। लैंग्वेजेस की बात करें, लैंग्वेजेस में सी है, सी प्लस प्लस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। बट आई थिंक फॉर द बिगनर्स, जो बच्चे बीसीए नहीं किए हैं, क्योंकि एक ट्रैक होता है, जैसे बीए लोग करते हैं आर्ट्स वाले, बीएससी करते हैं कौन से वाले, साइंस बैकग्राउंड वाले, तो अगर कंप्यूटर की फील्ड वाले तो वो बीसीए करते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अब अगर किसी ने नहीं किया है, वो बिगनिंग लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक पाइथन इज़ वन ऑफ द ग्रेट ऑप्शन फॉर देम। बिकॉज एक तो पाइथन वाली जो लैंग्वेज है कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है एज पर सी। देखो मैं व्यूवर्स को बस एक चीज़ समझा दूं, डिफरेंस बिटवीन पाइथन एंड सी, दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दोनों बेस्ट लैंग्वेज हैं, लेकिन मैं पाइथन को क्यों ज़्यादा, हाँ, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर सपोज करो आप किसी को मतलब कोई कोड लिख रहे हो, ठीक है, उसका जो सी में अगर लिखने की कोशिश करोगे तो 4 लाइनें लिखोगे, वही रिजल्ट पाइथन में निकलेगा 1 लाइन से। अब फास्ट कौन हुई? पाइथन हुई ना, क्योंकि उसमें वही बात हम वही प्रिंट करवाना चाहते हैं जो प्रिंट किस में करवाना चाहते हैं, सी में। सी में 4 लाइन लिखने के बाद प्रिंट होता है, लेकिन अगर बात करें पाइथन की, इसमें 1 लाइन लिखो, वही जो करना चाहते हो वो 1 लाइन में भी हो सकता है। और पाइथन में बहुत सारी चीज़ें वहाँ से एलिमेंट्स बने बनाए हैं। पाइथन में बहुत सारे गेम्स को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर को हम डाउनलोड ये बना सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आप एक गेम बच्चे ज़्यादा खेलते हैं, पबजी, पबजी के बनाने वाले ने बहुत सारे पैसे कमाए, ठीक है। ऐसे ही कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है, पाइथन बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है, उसमें पाइथन में थोड़ा सा मेहनत करे और उसके बाद वो अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता है, फिर सॉफ्टवेयर का पेटेंट लेके उसको बहुत सारा पैसा वो कमा सकता है। तो मुझे लगता है पाइथन सीखना बिगनर्स के लिए बेस्ट है, और अगर एआई की वर्ल्ड में भी आओ तो पाइथन बेसिक लैंग्वेज बहुत अच्छी है सबके लिए। सर, अगर हम एआई की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी जो मैंने सुना है, सुनने में है कि फ्यूचर में एआई इम्पैक्ट कर सकता है ह्यूमन जॉब्स के ऊपर। ये दरअसल मेरे मुताबिक ये एक मिथ है। जॉब्स के ऊपर तो कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एआई का बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की बात करो, आप कॉपी एआई की बात करो, कॉपी एआई कंटेंट आपको ऐसा देगा कि ब्लॉगिंग करने वाले, देखो मैं सपोज करूँ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैं कुछ कंसेप्ट लिख रहा हूँ और ब्लॉगिंग से मुझे पैसा कमाना है, और मैं इस ब्लॉगिंग की फील्ड में ऐसा कर रहा हूँ कि मैं खुद से मेहनत कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अब ब्लॉगिंग के भी कंटेंट जो है वो हम बना सकते हैं कॉपी एआई से। चैट जीपीटी जब स्टार्ट में आया तो सब ने कहा कि सारे जॉबलेस हो जाएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये टीचर की भी जगह ले लेगा, वाइट कॉलर वाले भी तो गए, है ना? तो इस तरह से बहुत सारे लोग बच्चे चैट जीपीटी से कोई भी क्वेश्चन हो चैट जीपीटी से पूछो। भाई चैट जीपीटी को भी बनाने वाला तो ह्यूमन है, इंसान ही है इन सब के पीछे, और चैट जीपीटी में 2022-23 तक का डेटा फीड था, ठीक है? तो वो वहीं तक तो बता सकता था, ठीक है? अब चैट जीपीटी में
एआई बहुत एडवांस हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसने जॉब्स तो बहुत सारे लोगों से ली हैं, ले भी सकता है। कंटेंट क्रिएटर जो हैं उनकी जॉब्स चलेगी, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स चली जाती हैं। हाँ, ये उन्हीं के पास जिनके पास जो ट्रेडिशनल सिकल में जी रहे थे। ट्रेडिशनल सिकल मीन टू से कि ओल्ड उनको जो मेथड्स आते थे वो उन्हीं के साथ जी रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर। लेकिन जो चेंजिंग सोसाइटी में अभी कंप्यूटर के साथ कंधे से कंधा मिला के लोग जा रहे हैं, उनकी जॉब्स एआई नहीं ले सकता है। उनके पास मॉडर्न सिकल्स हैं जो एआई के पास है, ठीक है। एआई उन्हीं लोगों की जॉब्स ले सकता है जो ट्रेडिशनल स्किल्स के साथ जी रहे हैं। इम्पोर्टेंस कितनी है एआई की आजकल के ज़माने या कुछ सालों में, कुछ कुछ डिकेड्स में कितनी इम्पोर्टेंस मैं तो होगी? ये सोच रहा हूँ कि आने वाले जो कुछ साल हैं उसमें बस इंसान खामोशी से बैठेगा घर में। दिन ब दिन एआई की वजह से इंसान बेकार हो रहा है और बेकार हो जाएगा। आपको एक कंसेप्ट के बारे में आगाह करवाता जाऊं आपके इस सेशन में। एक कंसेप्ट है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंटरनेट हमारी खुद खिदमत करती है, हमें बस कुछ नहीं करना पड़ता है। तो आप ये सोचो कि एक दौर ऐसा था हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इंटरनेट हमारी खुद खिदमत क्या करेगी। ऐसे डेटा ट्रांसफर होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप खुद समझ लेना कि कैसे कितना एआई आगे निकल चुका है। आपके घर में कोई ऐसा बंदा है, सपोज करो वो हार्ट का पेशेंट है और घर में कोई भी नहीं है, ठीक है। आप घर से निकल जाते हो, उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट होती है और ब्रेसलेट एआई बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। और वो ब्रेसलेट मॉनिटर करती है कि इसकी हार्ट रेट क्या है। और घर में कोई भी नहीं है, आप ऐसा समझो कि वो दरवाजे तक आ भी नहीं सकता है, किसी को कॉल भी नहीं कर सकता है। तो ये जो उसके हाथ पे ब्रेसलेट लगी होती है एआई बेस्ड, वो नज़दीकी हॉस्पिटल को इतला देती है कि कोई बंदा इतनी लॉन्गिट्यूड इतनी लैटिट्यूड पे कोई बंदा बीमार है। तो डॉक्टर वहां से आते हैं, सॉरी एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर तब तक उस बंदे की जो हार्ट रेट है उसका इलाज भी ढूंढ के रखते हैं। जान बच जाती है उसकी, इवन कि उसके घर में कोई भी नहीं था, डॉक्टर खुद आते हैं, खुद लेके चले जाते हैं। इतना एडवांस हुआ है। अब फ्यूचर में मुझे लगता है इंसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सारा काम एआई करेगा। रोबोट देखो आज, सेल्फ ड्राइविंग कार, ऐसी कार हैं जो खुद ब खुद चलती हैं, टेस्ला, है ना। तो खुद ब खुद चलने वाली कारें हैं। अब देखो रोबोट है, अनाउंसमेंट एक बंदा करता था, अब अनाउंसमेंट रोबोट करती है, ठीक है, सोफिया नाम की है। अब इस तरह से फ्यूचर में हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें खुद काम करना था, है ना। अब फ्यूचर में रोबोट हमारी हेल्प करेंगे, वो काम करेंगे। तो एआई फ्यूचर में बहुत कुछ सारी फील्ड्स को संभालने वाली है। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आई, लोग क्या हो गए, बेकार हो गए। अब जो लोग मकान को खोदने के लिए ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते थे, आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो जेसीबी आ गई। जेसीबी 1 घंटे में वो काम कर देती है जो 2 महीने में मजदूर लोग करते हैं। तो तब भी बोला गया था कि मजदूर बेकार होंगे, तब भी बोला गया था कि मजदूर हुए बेकार, इसमें कोई शक नहीं, मगर स्टिल सर्वाइव कर रहे हैं। और जहां मजदूर की नीड होती है वहां वो करता है, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे लगता है, जैसे जो आपका सवाल था कि फ्यूचर में एआई सब कुछ चीज़ों को सब कुछ चीज़ों पे हावी हो सकता है एआई, आई थिंक फ्यूचर में। हाँ, एआई को बनाने वाले ने, एआई के फादर का नाम था, जिसने एआई स्टार्ट की, जॉन मैकर्थी। तो उसके बाद जो एआई पे काम करने वाले हैं उन लोगों ने बस एक चीज़ नोट्स की है, बड़े दुख के साथ ही कहना पड़ता है कि उन्होंने ये कहा कि हमने एआई को ला के दुनिया में बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि एआई, अगर आप इसकी बात करें, पहले एआई की स्टेजेस होते हैं सुपरवाइजर लर्निंग, फिर होती है अनसुपरवाइजर लर्निंग। सुपरवाइजर में हम एआई को सिखाते हैं थ्रू लेबलेड, लेबलेड डेटा देते हैं। अनसुपरवाइजड में उनको लेबलेड डेटा नहीं देते हैं। उसके बाद री लर्निंग आती है जिसमें उसको रिवार्ड दे के सिखाते हैं। उसके बाद अगर बात करें एआई है, मशीन लर्निंग है, अब डीप लर्निंग पे पहुंच चुके हैं, इतनी स्टेजेस क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आपको फ्यूचर में सर्वाइव करना है आईटी की फील्ड में, तो मुझे लगता है कि एआई के साथ कंधे से कंधा मिला के जाना है। और अगर स्कूल की देखें, स्कूल में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बच्चे हासिल करते हैं उसमें भी कंप्यूटर को इम्पोर्टेंट और नेसेसरी एक सब्जेक्ट माना जाए।
अब क्या करें, अब देखें, अब फ्यूचर में ऐसा मे भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमारी इस चीज़ को देखकर नोट्स करती है कि हर एक चीज़ आईटी की तरफ आ रही है, तो बच्चों को भी आईटी का, अब स्कूल में भी देखो एक आईटी का टीचर होता है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें, दी नहीं जाती है। ये कुछ हद तक अगर देखें तो ये बच्चों की भी एक लापरवाही है कि बच्चे स्कूल में आईटी टीचर होने के बावजूद भी, इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद में वो लैब में 10 मिनट नहीं देते हैं, अलबत्ता ग्राउंड में खेलने के लिए वो 2 घंटे देते हैं। तो कुछ हद तक बच्चों की भी लापरवाही है। और हाँ, जो आईटी का टीचर है, मुझे लगता है बच्चों को सबसे ज़्यादा उसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इम्पोर्टेंट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए कि, और हमारे जो स्कूल्स के टीचर्स उनको भी ये सोचना चाहिए कि मॉडर्न वर्ल्ड आ रहा है अभी, फ्यूचर में कंप्यूटर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों को अवेयर करें कि आप लैब में जाओ, आप आईटी ले लो, मैं आप यही तो बोल कंप्यूटर्स रहा हूँ पढ़ो। कि एक हिस्सा टीचर के साथ डील करता है कि टीचर को बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट कंप्यूटर की तरफ भी देना चाहिए। जैसे बच्चे पॉलिटिकल साइंस के बारे में सोचते हैं, उर्दू के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश रखते हैं, बच्चे टीचर उनको उनको उस पर इंसिस्ट करते हैं। सेम टू सेम अगर बात करें, ऐसे ही टीचरों को कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट लाना चाहिए बच्चों का, कि ये कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंस है, और मुझे लगता है इस पर सेमिनार होने चाहिए, इनका वैल्यू बताना चाहिए, क्योंकि ये सिक्लेड है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपका एक देख रहा था, आपका एक सेशन है, उसमें कोई टीचर था आपका, उसने एक बोला था कि क्राफ्ट बेस्ड नहीं है। मैं उससे बहुत एग्री करता हूँ कि क्राफ्ट बेस्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं। अब जम्मू कश्मीर की बात करें, पढ़ा लिखा यूथ पढ़ लिख कर क्या करेगा, उसके पास प्राइवेट स्कूलों में, या यहाँ तो ऐसे आईटी प्राइवेट सेक्टर जॉब्स मिलती नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अपनी लाइफ को स्पॉइल करेगा सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में, इवन कि बहुत इंटेलिजेंट भी होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर क्रॉफ्ट बेस्ड होता ऐसा सिस्टम, जैसे गांधी जी ने भी कहा है, वोकेशनल एजुकेशन इज ए ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ब्रेड एंड बटर एम ऑफ एजुकेशन गांधी जी ने इसलिए कहा कि इससे इंसान, बच्चा पढ़ लिखने के बाद सोसाइटी पे बोझ नहीं बनता है, वो अपना खुद पैसा कमा सकता है। अगर बच्चे को एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके इस सेशन के ज़रिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगर तक ये बात पहुंचती है, तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँ कि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, मुझे लगता है उसमें सिकल का भी कोई ना कोई एक सब्जेक्ट लाना चाहिए, होना चाहिए, और उसका मुझे लगता है पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि ला के छोड़ दिया ना, उसको इनकरेक्ट भी करना चाहिए, सिकल सिखाना चाहिए, ताकि जब उसकी नॉलेज कंप्लीट हो जाए, उसका जो एकेडमिक कैरियर है वो कंप्लीट हो जाए, साथ साथ में उसको एक हुनर भी हाथ में हो, एक सिकल हाथ में हो, तब जाके वो अपना पैसा अच्छा खासा कमा सकता है। और बच्चे को वही सिकल सिखाओ जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, और इंटरेस्ट बेस्ड सिकल में बच्चा बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। बच्चे पे किसी चीज़ को थोपो मत, वो जो करना चाहता है उसी को करने दो, बट एकेडमिक के साथ एक क्राफ्ट का होना, एक सिकल का होना ज़रूरी है, मुझे लगता है। स्कूल्स की यही प्रॉब्लम है ना। हम क्यों आजकल जो हम यूथ हैं, हम स्कूल स्कूल से बहुत नफरत हो गई है हमें। रीजन यही है, स्किल नहीं मिल रही है हमें कोई वहां पे। हम फ्यूचर में क्या करेंगे? मुझे तो देखो, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करता जाऊँ, कि जो आपने बोला बच्चों को नफरत हो रही है, बच्चों को नफरत यही हो रही है कि वो हमारे वो एंसेस्टर उसको देखते हैं। मैं अपनी बात करूँ, मेरी सोसाइटी में मेरे छोटे छोटे कजनस हैं, वो मुझे देखते हैं, तो वहीं पे दूसरे बंदे को देखते हैं जिसने एजुकेशन हासिल नहीं की है, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ, तो फैल सर पढ़ कर क्या किया, इतने बड़ी अभी तक तो कुछ किया नहीं है, इसके बरक्स एक बंदा है, आम सा बंदा, वो इतना इनकम जनरेट कर रहा है, इतना ये तो नहीं कर रहा है। क्योंकि हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसी बेस पे हुई है कि हमने डिग्रियां ली हैं, सर्टिफिकेट्स लिए और रखे हैं, कोई क्राफ्ट हमने सीखा नहीं है। अब जब सीखने का टाइम आता है, तब हमें पता चलता है कि हमें कहाँ जाना था, कहाँ पे सीखना था। फिर उस टाइम एट द एंड पे वेस्टेज एंड स्टेगनेशन में आते हैं बच्चे, और अपने कैरियर को स्पॉइल कर देते हैं। इसीलिए मैं आपकी बात में ऐड ऑन किया कि बच्चों को एकेडमिक के साथ कोई क्राफ्ट का होना ज़रूरी है। और एआई की बात कर रहे थे, तो अगर कोई जाना चाहता है एआई के फील्ड में, एआई में ही कैरियर बनाना चाहता है, वो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, फिर प्रोग्रामिंग करके वो अपना एआई बनाना चाहता है, तो कितने हार्डशिप्स, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा उससे पहले? देखो, अगर मैं इस सेशन के द्वारा बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँ, जो बच्चे 10th 11 12th में हैं, इस फील्ड की तरफ कैसे आना है। जो बच्चे अभी 10th में हैं, 11th में चढ़ रहे हैं, 12th में, उनको आईटी अपना एक सब्जेक्ट रखना है।
इंपॉर्टेंट, जैसे ईवीएस होता है, बाकी कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, इसको रख लो बट पढ़ो इसको। फिर जब वो ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन बीए वगैरह में नहीं करनी है, सीधा उनको बीसीए करना है। बीसीए यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर डिग्री वो हासिल करेगा जिसमें नॉर्मल चीज़ें सीखेगा प्रोग्रामिंग की, देन वो जाके एमएससी आईटी करता है, एमएससी ये कर लेता है, सॉरी एमसीए करता है, ठीक है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल ये भी हो सकता है कि जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो इस दौर से गुजर चुके हैं, वो क्या करें? उनको तो बस सिर्फ नॉर्मली अगर 1 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं वो तो ठीक है, 1 ईयर डिप्लोमा में बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं एंड आफ्टर दैट वो ओ लेवल के लिए जाएं, ए लेवल के लिए जाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ें, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ अपना एक ऐसा मेंटर रखें जो उनको साथ में बताए कि कहाँ आप क्या गलती कर रहे हो। यस। और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारी सोसाइटी के लिए कि कितनी इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर की मैं तरफ? तो बस जितने भी यूथ है, मेरा बस एक लास्ट में एडवाइस ये कि देखो, हम उन्हें ये नहीं कह रहे हैं कि आप एकेडमिक नॉलेज को छोड़ दो। एकेडमिक अगर कोई पढ़ रहा है तो वो एकेडमिक में ही बीसीए करे ना, तो वो वहाँ से बीसीए होगा, वहाँ से ग्रेजुएशन वही होती है। अब अगर कोई बच्चा करके बैठ चुका है ग्रेजुएशन, फिर वो बोलता है मैं क्या करूँ, तो वो सीधा करे कंप्यूटर। नॉर्मली अगर 1 ईयर डिप्लोमा ही करता है ना, तो वो एडजस्ट कर सकता है सोसाइटी में, कुछ तो थोड़ा बहुत पता होगा ना कंप्यूटर के बारे में। तो आई थिंक कि जो भी बच्चे हैं वो कोई भी फील्ड से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, उन लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी वो अपना बिजनेस अंपायर करते हैं, कोई बिजनेसमैन बनता है या कोई कोई भी काम करता है, कंप्यूटर की उसको किसी ना किसी जगह डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हम एंड कर देते हैं इस पॉडकास्ट को। थैंक यू हमारे साथ हम इस लास्ट पे इसको आपके इस पॉडकास्ट को अलविदा करने से पहले बशीर बद्र साहब की एक शेर याद आ रही है, और मैं आप जैसे यूथ को बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दिन ब दिन कभी किस टीचर के पास, कभी किस पढ़े लिखे यूथ के पास आते हैं और उनकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों के दिल पे असर भी कर जाती हैं। इस मेरे पॉडकास्ट से बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर का भी पता चला होगा। आपके रिसेंटली पॉडकास्ट देखा, उससे कुछ बच्चों को कुछ और नसीहत मिली होगी। तो मैं आपको वाच कर रहा हूँ, आप एक ऐसे यूथ हो कि जो कुछ ना कुछ लोगों के लिए प्रोवाइड करते हो, एक ऐसी प्लेटफॉर्म देते हो जहाँ बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, इंफॉर्मेटिव रहता है आपका कंटेंट। उसके लिए आपको मुबारकबाद। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। बशीर बदर की शेर से मैं इस प्रोग्राम का अख्तिताम करूंगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस गली में शाम हो जाए। थैंक यू। लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर। आज हमने तुफैल सर के साथ बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग कंप्यूटर्स एंड एआई, क्योंकि ये कंप्यूटर्स एज यू नो, ऑल ऑल ऑफ अस नो कि कंप्यूटर्स की इम्पोर्टेंस कितनी है, जो कि तुफैल सर ने भी बयान की। सो अगर आपको किसी भी रीज़न से हमारा आज का ये पॉडकास्ट, हमारा जो ये हम चाहते हैं कि सोसाइटी में हम इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड करें, तो अगर आपको किसी भी रीज़न से आज का ये पॉडकास्ट कोई भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।